नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में भी काफी वक्त है। उससे पहले कई राज्यों में और इलेक्शन होना है। उत्तर प्रदेश में ही पंचायत के चुनाव होने हैं, लेकिन तैयारियां अभी से 27 को लेकर हो रही हैं। कहा यह जाने लगा है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। हाल ही में एक तस्वीर उभर कर सामने आई। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ एक फोटो में दिखाई दिए, हाथ मिलाते हुए बड़े ही गर्मजोशी के साथ दिखाई दिए। तो लोग ये कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बनने की शुरुआत हो गई है। क्या ऐसा सच में हो गया है? इसको लेकर बात करेंगे। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपको लग रहा है थर्ड फ्रंट बनने की शुरुआत हो गई है? चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में गलवैयां कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं और मायावती जी लगातार कमजोर पड़ती जा रही हैं, तो वो अति उत्साह में हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है, सांसद बन के आए हैं, अच्छे वोटों से जीत के आए हैं। लेकिन अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई मायावती से अलग थलग नहीं है। उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कि वो 2022 का चुनाव हार गए, पहले भाजपा के साथ मंत्री बने, उससे पहले लंबे समय तक मायावती जी के साथ रहे, मंत्री भी रहे उनके मंत्रिमंडल में। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है एक ऐसा किसी का साथ तलाश रहे ताकि उनका भी आगे सियासत अच्छी चले। तो ये तो उस तरह की बात है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अभी ये शुरुआती दौर है और चंद्रशेखर अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, अपनी मजबूती कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए 2027 के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। कौन कौन साथी उनके साथ जुड़ सकते हैं, कौन कौन उनका जो पिछड़ा और दलित समाज के नेता हैं उनके साथ आने से उनको क्या नफा नुकसान हो सकता है, वो अभी इसके गुणा भाग में लगे हुए हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड फ्रंट की तैयारी हो गई है। अभी चर्चाएं तो ये भी हैं कि उनकी मुलाकात ओवैसी से भी हुई है और वो संपर्क में आजम खान के भी हैं। लेकिन क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को एकदम से छोड़ के चंद्रशेखर के साथ जाएंगे? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ भी लंबा इतिहास और लंबा साथ आजम खान का रहा है। और भले ही आज थोड़ी तल्खी बनी हुई हो, लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सांसद अखिलेश ने इसीलिए बनाया था कि वो आजम खान और उनके बेटे को, उनके परिवार को कानूनी पचड़े से बाहर करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो समाजवादी पार्टी उनके साथ है और वो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से हैं। क्या वो इस मुहाने पे पहुंच गए कि पार्टी को तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? तो मुझे लगता है अभी काफी कवायद होनी बाकी है, अभी शुरुआती दौर है। और दूसरा, यहाँ पे थोड़ी मैं एक चीज और जोड़ दूं कि जिस तरह त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का उत्तर प्रदेश में होना है, अब ये पंचायत का चुनाव हो जाए, इसमें गुना भाग चल रहा है सियासी दलों का। वो अपने अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं कि क्षेत्र में हमारी क्या अभी मजबूती है, कैसे कहाँ पे क्या क्या है, वो आंकड़ों को भी मजबूत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये पंचायत के चुनाव हो जाए तो इस साल के अंत तक जो है प्रदेश में चुनावी माहौल बन जाएगा और तब हमें आकलन करने में आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, अभी ट्रायल मोड में चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के पास खोने को कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को पाने के लिए बड़ा लंबा उनके सामने जहां है, सारा जहां खाली है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर स्थिति देखेंगे आप, चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से लोकसभा में पहुंचे हैं, जिस प्रकार से कहीं भी वो जाते हैं उनकी लोकप्रियता उनके दलितों में, पिछड़ों में बढ़ रही है। और आज उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। मैं बार बार कहता हूं, संसद के रूप में उनको एक बड़ा प्लेटफार्म मिला अपनी बात रखने का, अपने समाज के लोगों की बात उठाने का, रखने का एक प्लेटफार्म मिला है। वो हाउस में बोलते हैं, हाउस के बाहर बोलते हैं। आज वो सम्मानित सदस्य हैं, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। तो इस नाते मीडिया से भी वो रूबरू होते हैं, मीडिया भी उनको तवज्जो दे रहा है। दूसरे अगर हम पलट के देखें तो मायावती के पास आज कोई प्लेटफार्म नहीं है। भले ही वो आकाश आनंद को बढ़ाने की बात करें, लेकिन हम ये भी नहीं भुला सकते कि आकाश आनंद वो तमाम बुराइयां बता रही थी और अभी वो तमाम अच्छाइयां आकाश आनंद में बता रही हैं। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती भी कंफ्यूज है। मायावती को भी समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी को किस प्रकार से बचाया जाए,
क्योंकि आपको ये देखना होगा कि 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आज इस स्थिति में है कि उनका किसी भी सदन में कोई मेंबर नहीं, एकमात्र विधानसभा का सदस्य उत्तर प्रदेश में उनका है। तो उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो वो कैसे सरवाइव करेंगी, वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका फायदा जिस प्रकार से उठा रही है, उनके जो मतदाता हैं, उनके जो वोटर हैं, उनमें एक मैसेज है कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है, तो उनका वोट छिटकता जा रहा है। और वो कितना वोट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेगा, कितना जो है चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा, कितना दूसरे जो दल हैं, चाहे वो निषाद हो चाहे राजभर हो, कितना उसमें बंटवारा होगा। अब फिर मैं वही बात कहता हूं कि 2024 अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य विपक्षी दल था समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन कांग्रेस का, बड़ी तादाद में पिछड़ों का और दलितों का वोट उनको मिला है। तभी तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को आशा के विपरीत नतीजे आए। अयोध्या जैसी सीट समाजवादी पार्टी का जीतना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो पिछड़ा दलित जुड़ा था वो छिटक रहा है और वो समाजवादी में जा रहा है, ना कि वो बसपा में जा रहा है, ना दूसरे दलों के साथ जा रहा है जो छोटे छोटे दल हैं, उनको भी नकार दिया है। तो इससे चिंतित कहीं ना कहीं सब लोग हैं। जी मलिक साहब, आपको लग रहा है कि 1992 जो बीएसपी का मॉडल था कि हम दलितों को भी साथ ले लें, पिछड़ों को भी साथ ले लें और मुस्लिमों को भी साथ ले लें, तो ये जो कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर चंद्रशेखर, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि जो नया पैतरा आजमा रहे हैं, जो मायावती जिस चीज को आजमा चुकी है उसी चीज को आजमा रहे हैं फिर से अगर चंद्रशेखर, तो क्या इसका नतीजा रह सकता है? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पैतरा आजमा रहे हैं, ये पैतरा पिछले दिनों सफल रहा है। और एक बहुत बड़ा गणित मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताता हूं, अगर आप देखेंगे, जब जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी किनारे लग जाती है, वो 2 से 3% पर सिमट जाती है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है उत्तर प्रदेश में, तब तब बसपा किनारे पर सिमट जाती है। आज बसपा मात्र 8% पे रह गई है। और जब बसपा की सरकार थी, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो भाजपा 2 से 3% पे रह गई थी। तो हमें यह मानना होगा कि पिछड़ा और दलित जब भाजपा के साथ जाता है तभी भाजपा की सरकार बनती है। अगर पिछड़ा और दलित भाजपा से अलग हो जाता है तो फिर एक किसी नए दल के साथ वो जाता है तो उसकी सरकार बन जाती है। हमने पिछले दिनों देखा है। अभी भी मैं 24 का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगाने वाले ही दलित और पिछड़े थे। जिस प्रकार से एक परसेप्शन बनाया था मुख्य विपक्षी दल और गठबंधन ने कि अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी अमित शाह ने हाउस में की थी, इसके अलावा जो संविधान का मुद्दा मामला बहुत गर्मा गया था, उसको लेके कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित जो है चिटक गए थे। और जातीय जनगणना का मामला भी था, तभी तो डर के आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के इलेक्शन से पहले जातीय जनगणना की बात कर रही है। नहीं तो हमने तो कभी जीवन में सुना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जातीय जनगणना के हित में रहा हो, और आज वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को सोच रही है कि अगर हम ये पैतरा नहीं आजमाएंगे तो हमारे वोटर टूट जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि चंद्रशेखर, जो सवाल आपने पूछा है, चंद्रशेखर इस फॉर्मूले पे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मायावती को भी आप देखेंगे कि मायावती ने भी शुरू में जिस प्रकार से कि भाई वो किया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो उन्होंने नारा गढ़ा और उसमें आगे चले, लेकिन सफलता तो नहीं मिली। सफलता तो तभी मिली कि जब आपने ब्राह्मणों को जोड़ा, ठाकुरों को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ने का काम किया तो आप सत्ता में आए। तो चंद्रशेखर भी ये चीज सोच के चल रहा है कि मुझे सबको साथ लेना होगा। और आज उत्तर प्रदेश में आप इस चीज को नहीं नकार सकते कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी खासकर योगी से नाराज है। कहीं ना कहीं ठाकुरवाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना है, उससे दूसरी जातियां कहीं ना कहीं नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका फायदा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर जैसे लोगों को मिल सकता है। इसलिए उसमें आपदा में अवसर देख रहे हो कि भाजपा के ऊपर अगर कोई आपदा आती है तो उसका फायदा जो है चंद्रशेखर को भी मिल सकता है। तो चंद्रशेखर वो फायदे को तलाश रहे हैं, इसीलिए वो इतनी कवायद कर रहे हैं। जी अच्छा, यूपी की राजनीति क्या युवाओं को मौका देने के लिए तैयार नजर आ रही है? क्योंकि हमने 2017 में देखा अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कहा गया कि यूपी के 2 लड़के, लेकिन वो फेल हो गए।
यूपी को ये 7 पसंद है नारा लगाया गया, लेकिन यूपी को वो 7 पसंद आया नहीं। तो क्या अब 2027 में या फिर अभी भी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, क्या युवाओं को मौका देने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश? देखिए, युवाओं की अगर आप बात करते हैं, युवा तो चंद्रशेखर भी है, उसकी टीम में सब लोग युवा हैं। लेकिन मैं यहाँ पे युवाओं की बात ना करके, अगर आप किसी भी दल को देखेंगे, अखिलेश और कांग्रेस की बात भी आप करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि उनको सफलता नहीं मिली। मैं मानता हूं कि 24 सफलता मिली है, जितनी वो सोच रहे थे उतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन ये सारे नतीजे भारतीय जनता पार्टी की एंटी कॉम्पेंसी, भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का नतीजा है कि इस प्रकार के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने नेता हैं धीरे धीरे तमाम जो सियासी दल हैं उनको किनारे लगा रहे हैं, नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नए लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं। अगर आप विश्लेषण करेंगे उसमें समाजवादी पार्टी भी पुराने लोगों को थोड़ा थोड़ा पीछे करके नए नए कई लोगों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग मायावती को छोड़ के जो युवा चंद्रशेखर है उसके पीछे जाने की बात कर रहे हैं। भाई आज देखिए, मायावती कभी भी किसी स्पोर्ट पे नहीं जाती। मायावती ने मुखर होकर पिछले 10-11 साल में दलितों या पिछड़ों पे कहीं कोई घटना हुई है तो मुखर होकर वो नहीं बोली। चंद्रशेखर आजाद ने उस मुद्दे को उठाया है, वो स्पोर्ट पे पहुंचे हैं। तो इसलिए युवा लोकप्रिय दलितों में भी है और बाकी जगहों में भी है। कांग्रेस का जो दुर्गति उत्तर प्रदेश में है वो इसीलिए है कि पुराने जो नेता हैं वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, नया जो नेतृत्व है उसको मौका मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए जो दुर्गति कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस भी ये चीज को सोच रही है कि नए लोगों को हमें मौका देना पड़ेगा। और पिछले दिनों में जिस प्रकार से आपने देखा है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए और वहां पे बहुत आक्रामक होकर उन्होंने अपने नेताओं से बात की है, और हमारी खबरें ये हैं कि वहां पे भी वो जो है नेताओं में बदलाव कर रहे हैं। जो लीडरशिप है, पुरानी लीडरशिप है, उसमें चेंज करके कुछ नए लोगों को जोड़ने की बात है। इसी तरह से हरियाणा में हुआ है कि हरियाणा में जो 4 मठाधीश बैठे हैं जिनकी वजह से सत्ता हाथ में आते आते चली गई, तो वहां भी कुछ नए लोगों को, युवाओं को जोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है। और एक चीज और मैं आपको अंत में बता दूं कि जिस प्रकार से महागठबंधन और गठबंधन की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस और बसपा की है, कांग्रेस यहाँ पे ये भी निर्णय ले सकती है अपनी लीडरशिप को बढ़ाने के लिए कि वो अकेली चुनाव में जाने की कोशिश करे। क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से वो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, उन्होंने रिस्क लिया है और वो सत्ता पे से बाहर चले गए हैं। अभी भी कांग्रेस जानती है कि वो तो सत्ता में आएगी नहीं, और सत्ता में अखिलेश आएंगे, समाजवादी पार्टी आएगी, तो उसमें कांग्रेस का कितना भला होगा ये भी उनको पता है। तो कि 5 साल और ही सही, लेकिन हम अपनी लीडरशिप मजबूत करें, हम अपनी फसल यहाँ पे नई फसल लगाएं, और जो अगले 5 साल में तैयार हो जाए, और अगले 5 साल में हम तैयारी करें चुनाव की। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय दल, तमाम जो छोटे दल हैं, जो तमाम प्रादेशिक दल हैं, उनको खत्म करने में दोनों की मानसिकता एक है। वही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है और वही कांग्रेस की है। तो इसमें भी जो हम मान के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ेगी, इस पे भी मुझे थोड़ा संशय है। जी। अच्छा, आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ मायावती के लिए चुनौती नहीं है, और भी जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, इनके लिए भी अब चुनौती बन रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उतर कर लोगों के मुद्दे उठाना, वो एक जन नेता के तौर पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और यही चीज उनको बहुत बड़ा नेता बना सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत के आए हैं, और नगीना की सीट जीतने के लिए चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम सियासी दलों ने जोर लगाए। सबने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। तो नुकसान तो बाकी दलों का भी हुआ। भाई मायावती की बसपा का कैंडिडेट तो हारा ही, लेकिन बाकी लोग के भी हारे। ऐसा तो है नहीं कि भाई बसपा का हार गया और किसी दूसरी सियासी दल का जीत गया। तो जरूर है ये चुनौती अखिलेश के लिए भी। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी से छिटक के जो पिछड़ा दलित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गया था, उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा चंद्रशेखर करेंगे। और मैं आज आपको बता देता हूं कि इस हथियार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि चंद्रशेखर को
थर्ड फ्रंट बनाने में मदद की जाए और चंद्रशेखर के साथ तमाम, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और भी जो छोटे दल जितने आ सकते हैं, कोशिश हो कि आजम खान को भी शाम दाम दंड भेद करके, जिस प्रकार से वो जेल के अंदर हैं, उनको कोई भी उनकी मनी ट्रेल पकड़ के, दूसरे दबाव करके उनको जबरदस्ती इनके साथ लगा कर एक थर्ड फ्रंट बना दिया जाए, ताकि बंटवारा जब वोटों में हो जाएगा तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में हमेशा आगे रहती है। तो इस तरह का भी कदम भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। राजनीति है, सियासत है, इसमें कोई भी दांव पेच और पैंतरेबाजी हो सकता है, क्योंकि आपको सत्ता तक पहुंचना है। अब तो यही है कि सत्ता तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है, कौन सी हेराफेरी करनी है, कौन सी पैंतरेबाजी करनी है, अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। अब तो किसी भी तरह एनी हाउ हमें सत्ता में पहुंचना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए सत्ताधारी दल पूरी कोशिश करेगा इस हथकंडे को अपनाने की, मैं ये भी निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। जी। केपी मलिक साहब, क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव से पहले, तो अभी जो जोर आजमाइश है विपक्ष के नेताओं की, जो तमाम अलग अलग दल हैं जिन्हें हम इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, वो अपने अपने तौर पर अपनी पूरी ताकत लगा लेना चाहते हैं पंचायत चुनाव में, और 27 में शायद एक रूपता दिखे और चंद्रशेखर आजाद भी शायद अखिलेश यादव के साथ कदम ताल करते हुए और इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे। ये जितनी कवायद अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इसी के मद्देनजर दिख रहा है कि सब अलग अलग कह रहे हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, तो यहाँ विपक्ष में भी शायद वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके साथ कंपेटेबल जो नेता समझ रहा है वो उसके साथ जा रहा है। देखिए, मेरे को दो चीज दिखाई दे रही है। अभी पहली बात तो यह है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। ये डिपेंड करेगा अगले 1 से 2 महीने के अंदर, जब नया वहां का प्रदेश अध्यक्ष होगा भाजपा का, क्या मंत्रालय में या दूसरे उसमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बदलाव करती है, उसके बाद जो है दूसरे दल कवायद करेंगे कि किसको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल हैं, वो सिर्फ सत्ता की मलाई काटना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि 1 आध साल और काट ली जाए और चुनाव से पहले माहौल देख के उसके बाद हम अदला बदली करेंगे। क्या आपको याद नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मलाई खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जब उनको लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और सत्ता में समाजवादी पार्टी आ जाएगी, तो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो वो पैंतरेबाजी भी आपको दिखेगी। लेकिन जैसा आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायत चुनाव में भी तमाम सियासी दलों को अपनी औकात, अपनी हैसियत पता चल जाएगी। भले ही इसमें सिंबल पे चुनाव ना होते हों, लेकिन ये सब राजनीतिक लोग होते हैं, कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किसके पक्ष में लड़ रहा है, कौन किसके विपक्ष में लड़ रहा है। तो एक ग्राउंड से मोटा मोटा एक आइडिया इन लोगों को लग जाता है, और उसी के तहत बाद में समझौते भी होंगे। और आपने जैसा कहा कि कोई दो राय नहीं है, अगर चंद्रशेखर के साथ समाजवादी पार्टी का गठजोड़ बनता है और चंद्रशेखर अच्छी बार्गेनिंग करते हैं, वो हो सकता है कि डिप्टी सीएम मांग लें, हो सकता है कि भाई वो अपने 4 अच्छे मंत्रालय मांग लें, कुछ भी डील हो सकती है। और सरकार अगर बनती है तो अखिलेश को उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके सहयोग से वो सत्ता में आ रहे हैं। क्योंकि अगर चंद्रशेखर उनके साथ आते हैं तो फिर तो निश्चित तौर से कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो देखना ये है कि मायावती क्या करेंगी, आकाश आनंद क्या करेगा, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, क्या अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा हथियार, राजनीतिक हथियार, और बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही आकाश आनंद की कि जैसे वो जादू की छड़ी लेके निकलेंगे। भाई आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद कहीं स्थिति में है कि वो तुरंत स्पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। आकाश आनंद कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सड़कों पे उतर जाएंगे। आकाश आनंद ऐसा नहीं है कि वो सरकार का खुले तौर पे विरोध कर देंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा 24 के उसमें उन्होंने 2-4 रैलियां की थी और थोड़ा कड़ा रुख दिखाया था, तो तुरंत उनको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो क्या ऐसे में वो सत्ता के खिलाफ बोल पाएंगे? और सत्ता की 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है, सत्ता के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, इन्हीं पर तो चुनाव जीते जाएंगे। भाई योगी जी जिस कानून व्यवस्था और जिस अपनी साफ सफाई के ऊपर आए थे, आज तो वो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होती दिखाई दे रही है कानून व्यवस्था। और जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, उसका नतीजा हमने 24 में देख लिया। तो इसी तरह का 2027 में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा सर, अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि
जातिगत जनगणना हमारी सरकार बनेगी तब होगी, क्योंकि उसकी डेट से कुछ ऐसे रखी गई हैं, उसकी तारीखें ऐसी रखी गई हैं जब इलेक्शंस हो रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, या तो इलेक्शंस पहले हो जाएंगे उसके बाद में जनगणना शुरू होगी, मतलब क्लैश कर रहा है वो मामला। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब होगा, तो ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं अभी से? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। जैसा कि आपने देखा 2024 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश भी मान कर नहीं चल रहे थे कि उनके पक्ष में इतने अच्छे नतीजे आएंगे। उनके पक्ष में नतीजे आए हैं, कांग्रेस को भी फायदा उनकी वजह से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वही परिस्थिति वो अभी 2027 के चुनाव में देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में और लखनऊ में जिस प्रकार की तल्खी बनी हुई है, एक तो उनका फायदा उसको मिलेगा, समाजवादी पार्टी को। दूसरा ये है कि अगर चंद्रशेखर उनके साथ आ जाते हैं और उनके साथ पिछड़ा और दलित जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उन्होंने पीडीए चलाया है, उन्होंने तमाम अपने अभी आपने देखा कि सांसद मथुरा जैसी जगह से जीत के आ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 40 साल से राजनीति अयोध्या पे चल रही थी, वहां पे ध्वस्त अगर बीजेपी हो गई है, तो ऐसे में उत्साह अखिलेश यादव का होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से दलित उनके साथ है, आज दलित में अच्छी लीडरशिप उनके साथ है। अगर दलितों में वो सेंध मार लेते हैं अच्छी खासी, तो अखिलेश यादव जरूर सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, और यही है कि उनको इतना अति उत्साह है। दूसरा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जातीय जनगणना की घोषणा की है, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ कभी इस हित में नहीं रहा, कभी सोच का नहीं रहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी कभी इस हित में नहीं रहे कि जाति को, वो तो जनगणना भी नहीं चाहते। नहीं तो 11 साल में कोरोना का बहाना हो गया, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में जनगणना हो सकती थी। कोरोना खत्म हुए तो 5 साल हो गए हैं। तो अगर वो चाहते, वो तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक जुमला बिहार इलेक्शन में छोड़ दिया है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार की, उन्होंने भी बार बार इस तरह की मांग सरकार से की थी, और बिहार में एक बड़ा माहौल है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के लोग वहां रहते हैं, उनका कहना यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब आपकी जनगणना होगी। जनगणना हो नहीं रही है, और वहां पे कहना यह है कि जो कम तादाद में लोग हैं वो ज्यादा हिस्सेदारी में हर चीज का फायदा उठा रहे हैं, और जिनकी संख्या ज्यादा है उनको ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, न सरकार की सुविधाएं मिल रही है। तो इसकी मांग लगातार लंबे समय से बिहार में उठती रही है। तो उनको इस तरह के लोगों को साधने के लिए शगुफा भाजपा ने छोड़ा है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने डेट भी बात की रखी है, और वो बाद में कल को आके जुमला इसको नहीं कह देंगे, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ऐसे वायदे किए जो बाद में जुमले बता दिए। तो लोगों को ये लगता है कि बाद में जातीय जनगणना को भी जुमला कह सकते हैं, इसलिए ये इस तरह की चीजें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे समय में ही होगी। क्योंकि कांग्रेस ने और महागठबंधन ने तो पहले ही कह दिया है, वो तो जातीय जनगणना के पक्ष में है और पहले से ही मांग कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे इनके दूसरे नेता हो। तो इसलिए ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारे आने के बाद ही जनगणना होगी। जी चलिए देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार वो जो कथित थर्ड फ्रंट है जिसकी बनने की शुरुआत बताई जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद एक दूसरे से गलवैयां कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।